गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। 15 डेज एमसीक्यू सीरीज में हमारी जो बातचीत चल रही है वो मॉड्यूल ए पर चल रही है। ये सीरीज आपके पूरे सिलेबस को कवर करने वाली है। चारों ही सब्जेक्ट में आपकी सीरीज शुरू की गई है, यानी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम, सभी सब्जेक्ट पर आपको ये सीरीज मिलने वाली है। एमसीक्यू के माध्यम से हम सारे पूरे सिलेबस में जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, 45 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी 4 मॉड्यूल में। इन सबको हम कवर करने वाले। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से भी पूरा सिलेबस कवर किया है। तो अगर आप लगातार क्लास में बने हुए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी यहीं से क्लियर हो जाएगा और एमसीक्यू पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो मॉड्यूल ए की जो तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट है बेसिकली। वहां पर नीति आयोग आपको देखने को मिलेगा। नीति आयोग और इकोनॉमिक प्लानिंग पर हम चर्चा करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग के नाम से आपको ये टॉपिक दिखाई देगा मॉड्यूल ए में। उस पर ही आज हमारी बातचीत होने वाली। मेरी आपसे रेगुलर मुलाकात होती है शाम को 7 बजे और पूरे मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही। मेरी कोशिश ये है कि सारी चीजें सीक्वेंस में आपके साथ रखी जाए, चाहे वो यूनिट्स हो या मॉड्यूल हो, ताकि चीजें आप तक ठीक तरीके से पहुंच भी पाए और आप उनको याद भी रख पाए। ये भी बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन तक आपके साथ वो बना रहे, याद रहे। आज 21 तारीख है, रजिस्ट्रेशन की आप लोगों की लास्ट डेट है। तो अगर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल ही मैंने लास्ट डेट बोल दिया था, कल 20 तारीख थी, मुझे लग रहा था 21 तारीख है। आज मैंने कैलेंडर देखा तो आज 21 तारीख थी। तो लास्ट डेट है भैया, आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए जीआईबी के लिए और फिर अपनी तैयारी शुरू करिए। शुरू करते हैं आज की शाम के सबसे पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्या है सबसे पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लानिंग पर। विच प्लान एम्फसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए भैया, इसमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो इसका जो मेन फोकस था वो फास्टर यानी तीव्र, सस्टेनेबल यानी सतत और मोर इंक्लूसिव है ना विकास पर था। तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव विकास, समावेशी विकास। इंक्लूसिव विकास को हम कहते हैं समावेशी, जिसमें सभी को शामिल किया जाए। तो ये किसकी टैगलाइन थी? सामान्य तौर पर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना ने इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, एक इसका ये मोटिव था। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव 10th 5 ईयर प्लान पर था, ये 11th या 12th या 8th 5 ईयर प्लान। आंसर करिए भैया, आसान सा क्वेश्चन, आंसर करते चलिए। देखिए आपके मॉड्यूल ए में जितनी भी यूनिट्स हैं बड़ी बेसिक सी यूनिट है और मॉड्यूल ए से क्वेश्चन बनते भी ठीक ठाक हैं। मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी से लगभग बराबर क्वेश्चंस बनते हैं। तो 10 से 15% के बीच में इसका वेटेज होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। मॉड्यूल डी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है और मॉड्यूल सी अभी लास्ट हम जब एक दो एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मॉड्यूल सी से सबसे कम क्वेश्चंस बने वहां से भी हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम बने। तो मॉड्यूल ए, बी और सी लगभग एक बराबर वेटेज रखते हैं, सी थोड़ा सा कम वेटेज रखता है। मॉड्यूल ए और बी को ठीक से पढ़िएगा, उसको ये कतई मत समझिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन और कहीं से आपने सुन लिया कि मॉड्यूल डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर मॉड्यूल डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं डी से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 50-55% अकेले मॉड्यूल डी कवर करता है, यहां तक की बात सही है, लेकिन बाकी जो 40-45% है वो आपको मॉड्यूल ए बी सी से ही मिलने वाला है। इसलिए इसको ठीक से इत्मीनान से पढ़ते चलिएगा। चलिए आंसर करें भैया। आप में से जिन्होंने भी यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी आंसर किया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है भैया, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना भारत में समाप्त कर दी गई। 2012 से लेकर 2017 इसका टेन्योर रहा है। क्लियर है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन में ये एम्फसाइज किया गया था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर है? तीव्र, सतत और समावेशी विकास इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम सच एज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा है भैया जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? 6th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान। क्या होगा इसका दुरुस्त आंसर? चलिए इस पर आंसर करने के पहले मैं आपको सारी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बता देता हूं, ताकि आपसे अगर टेन्योर पूछा जाए तो आपके पास वो टेन्योर मौजूद रहे ना। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका टेन्योर से भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल या तो सही मैच है या तो मिसमैच दिया गया, इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। देखो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती हैं वो शुरू हुई है, जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर 1956 तक पंचवर्षीय योजना है। 5-5 जोड़ते चलिएगा। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है, अभी मैं याद भी करा दूंगा, 1956 से लेकर 61 तक है। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1961 से लेकर 66 तक है। इसके बाद 3 साल का एक गैप आपको दिखाई देगा। फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है, गैप दिखाई देगा, गैप ईयर को खराब करता है। इसका मतलब है कि 1969 से आपकी नेक्स्ट 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई होगी। तो फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग का टाइम है 1969 से 74 का है। फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1974 से लेके कहीं कहीं आपको 78 दिखाई देता है, जो कि सही है, और अगर कहीं 79 लिखा है तो वो गलत होगा। क्लियर है? तो ये 4 साल की है, प्री मैच्योर प्लानिंग थी फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग। इसके बाद फिर से एक 2 साल का गैप है। तो 6th 5 ईयर प्लानिंग आपका शुरू होता है 1980 से लेकर 1985 तक ये जाता है। क्लियर है? जो 7th 5 ईयर प्लानिंग है
1985 से लेकर 1990 तक जाता है। 1990 के बाद आपको फिर से 2 साल का गैप दिखाई देगा, यानी जो 8th 5 ईयर प्लानिंग है 2 साल का गैप है, इसका मतलब ये 1992 से शुरू होगा। 1992 से शुरू होकर 1997 तक जाता है। 9th 5 ईयर प्लानिंग है जो 1997 से लेकर जाता है 2002 तक। 10th 5 ईयर प्लानिंग का टाइम पीरियड है 2002 से लेकर 2007 तक। 11th 5 ईयर प्लानिंग का टाइम पीरियड है 2007 से लेकर 2012 तक। और जो लास्ट 5 ईयर प्लानिंग है 12th 5 ईयर प्लानिंग, इसका टाइम पीरियड है 2012 से लेकर 2017 तक। क्लियर है? ये लास्ट 5 ईयर प्लानिंग है, लास्ट 5 ईयर प्लानिंग है। इसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था, तो आखिरी पंचवर्षीय योजना है। कैसे इसको याद करेंगे? 1951 से शुरू करेंगे, 5 साल की योजना है तो 5-5 आपको जोड़ते चलना है। 51 में 5 जोड़ेंगे 56 होगा, 56 में जोड़ेंगे 61 होगा, 61 में जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। अब आपको यह ध्यान देना है कि पंचवर्षीय योजनाओं में जहां कहीं भी गैप बने का मतलब वहां पर रोलिंग प्लान चले हुए हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजना नहीं, तो पंचवर्षीय योजनाओं में गैप इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो जो भी गैप है भैया वो ऑड नंबर पर है ना, वो विषम संख्याओं पर गैप बना हुआ है। तो अब विषम संख्या तो एक भी होती है, लेकिन एक पे तो आप गैप बना नहीं सकते क्योंकि वहीं से शुरू है। तो विषम संख्या उसके बाद क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी जो ऑड नंबर है वो 3 है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है। 3 साल का गैप पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में एक ही बार है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद है। तो 3 साल का गैप आपने हटा दिया, यानी 69 हो गया। फिर 69 में 5 जोड़ेंगे 74 होगा। 74 में आपको 4 जोड़ना है, 5 नहीं जोड़ना है। 78 तक ये पंचवर्षीय योजना चलती है क्योंकि ये प्री मैच्योर प्लानिंग है। क्लियर है? अब देखेंगे 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 है, और जो गैप बन रहा है वो ऑड नंबर पे ही बन रहा है, इसलिए अगला जो गैप बनेगा वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद बनेगा। 2 साल का गैप है। 78 से 2 साल का गैप जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, यानी अगली पंचवर्षीय 1980 से शुरू होती है। 5 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ोगे 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर अगला एक ऑड नंबर आ गया 7। 7 एक विषम संख्या है और विषम संख्याओं पर ही यहां पर गैप बन रहा है, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से 2 साल का गैप है। तो अगली पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू होगी। इसके बाद कोई भी गैप नहीं, आपको 5 जोड़ते चले जाना है 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, क्योंकि वो आखिरी पंचवर्षीय योजना है। तो 51 तक शुरू करना है भैया, ऑड नंबर पर गैप बनाना है। 3 साल का गैप सिर्फ एक बार है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। बाकी सारे के सारे गैप 2-2 साल के हैं और ऑड नंबर पर ही गैप बनेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद गैप है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद गैप है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद गैप है। तो 5वीं और 7वीं के बाद 2-2 साल का गैप है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1 साल का गैप है। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल आपको इस तरीके से बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है भाई साहब? चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना पर हम लोगों ने सवाल करना था। हाँ, अब बताओ भैया कौन सी पंचवर्षीय योजना है जहां पर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP जिसको कहते हैं। 6 5 ईयर प्लानिंग, 5th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान या 8th 5 ईयर प्लान? क्या होगा इसके लिए दुरुस्त आंसर? क्या होगा दुरुस्त आंसर? पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक से पढ़ के जाइएगा क्योंकि नीति आयोग से इस बार क्वेश्चन बना भी था। क्लियर है? इस बार जो अभी आपका मई में पेपर हुआ है। क्लियर है? आगे मूव करें भैया। चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये डेटा याद है तो फिर आंसर हो जाएगा, डेटा नहीं याद है तो आंसर नहीं हो पाएगा। ये योजनाएं चलाई गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। तो आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 तक जो चला है वॉज यूनिक बिकॉज इट एम्ड कंबाइन विच 2 कॉन्सेप्ट इन इट्स अप्रोच। क्लियर है? जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो 97 से लेकर 2002 तक चला है, वो यूनिक थी क्योंकि इसमें एम किया गया था 2 कॉन्सेप्ट को, 2 अप्रोच थे इसमें, लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एंड ग्लोबल ट्रेड और प्राइवेटाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म। क्या होगा? संरक्षणवाद कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म को। आंसर करिए। आंसर करिए भैया। 1997 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 था। पीछे मैंने सारे कार्यकाल लिख दिए हैं। क्लियर है? यूनिक थी क्योंकि इसमें कंबाइंडली एम किया गया था 2 कॉन्सेप्ट पर, 2 अप्रोचेस थे जिन पर देखा गया था। लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन देखो भैया, आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में और ये शुरू ही 97 से हुआ, तो ये तो आपका आंसर बनेगा नहीं। क्लियर हो गया? इंडस्ट्रियल एंड ग्लोबल ट्रेड भी उसी के बाद आया था। प्राइवेटाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म, तो आपके लिए अब जो आंसर बना वो कौन सा बनना? सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, इसको आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग नीड्स ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट टू अचीव इट्स गोल। कोई भी इकोनॉमिक, किसी भी देश की इकोनॉमिक प्लानिंग होगी बाबू, भारत में नहीं, जिस भी देश की इकोनॉमिक प्लानिंग बनेगी उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। भारत में भी फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल रिसोर्स
नहीं है इकोनॉमिक प्लान्स के लिए। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उनके लिए एक इकोनॉमिक सोर्स, एक फाइनेंशियल सोर्स नहीं है। जो नहीं है वो आपको चुनना है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान्स? इंक्रीमेंटल इन टैक्सेस एंड टैरिफ, अगर सरकार इंक्रीमेंट करता है टैक्स और टैरिफ में, वो सोर्स है कि नहीं, आपको ये बताना है। डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, डोमेस्टिक बजटरी सोर्स का मतलब होता है जब सरकार बजट बनाती है तो ही उसमें प्रोविजन कर देती है कि हम इसमें इतना खर्चा करने वाले हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार घाटे का बजट लाती है, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो कदम उठाती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और फॉरेन असिस्टेंट, ये सवाल बेटा पूछा गया था आपसे 2024 के एग्जामिनेशन में। क्लियर है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं था, सेम वर्डिंग नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। भाषा थोड़ी अलग थी लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भारत के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज में रखा जाता है। तो 3 फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। अगर आप अपनी बुक भी देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो वहां पर 3 दिए गए हैं। कौन कौन से 3 दिए गए हैं फाइनेंशियल सोर्सेज के अंदर? डोमेस्टिक बजटरी सोर्स दिया गया है, डेफिसिट फाइनेंसिंग दिया गया है, फॉरेन असिस्टेंस दिया गया है, इंक्रीमेंट इन टैक्स एंड टैरिफ नहीं दिया गया है। जो नहीं है वही पूछा जा रहा है। इसलिए आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर भैया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। दोनों स्टेटमेंट को आपको चुनना है और इस स्टेटमेंट को पढ़ के ठीक से देखकर आपको इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका चुनाव करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि द सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसने एम्फसाइज किया था, उसका मेन फोकस जो था हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था भैया? 1956 से लेकर 1961 तक। और इसका मॉडल किसने डिजाइन किया था? पीसी महालनोबिस ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये किसके मॉडल पर बनी थी? पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर यह बनी हुई थी। 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल था। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना। दूसरा स्टेटमेंट है द थर्ड 5 ईयर प्लान एम्ड टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट। तृतीय पंचवर्षीय योजना है भैया, उसका जो मेन एम था वो ये था कि हम फूड ग्रेन्स में, अनाज में सफिशिएंसी प्राप्त करें और एग्रीकल्चर पर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री और जो एक्सपोर्ट की नीड है उसको हम पूरा कर पाए ना। तो दूसरा केवल सही है या केवल पहला स्टेटमेंट सही है? सी कह रहा है कि नहीं, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर करिए भैया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966 तक। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी होनी शुरू हो जाती है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? आपके जो अनाज के उत्पादन यानी जो अन्न का उत्पादन उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और हम अन्न का उत्पादन कई गुना ज्यादा करने लगे पिछले उत्पादनों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा? दुरुस्त आंसर। क्लियर है? पर्याप्त समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ले लिया है भैया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जरूर याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक है। ये जानी जाती है भारत में औद्योगिकीकरण के लिए यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये डिपेंडेंट थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसलिए आप में से जिन्होंने दोनों स्टेटमेंट को सही कहा है यानी सी ऑप्शन किया है, उनका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग? इनमें से कौन सा है जो नीति आयोग के कंपोजिशन में शामिल नहीं है? क्या वॉइस चेयरपर्सन नहीं होता है नीति आयोग में, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता नीति आयोग में, या स्पेशल इनवाइटीज नहीं होते हैं नीति आयोग में, या नन ऑफ द अबव? यानी इनमें से कोई सही नहीं है। क्लियर? नन ऑफ द अबव का मतलब इनमें से कोई सही नहीं, इसका मतलब इनमें से सारे होते हैं और पूछा गया कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर ये सारे इंक्लूडेड है मान लो तो आपका आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव। क्योंकि अगर वो नहीं है तो इनमें से अगर नहीं है तो फिर आपका आंसर नन ऑफ द अबव बनेगा, और अगर आपका इनमें से कोई है जो उसमें शामिल नहीं तो फिर आप वो आंसर बनाएंगे। तो नीति आयोग के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सवाल पूछा गया है। आंसर करिए भैया। नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। काम करता है वो 31 दिसंबर 2014 तक काम करता है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। क्लियर है? तो नीति आयोग आता है 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस करता है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जिनको हम कहते हैं पदेन जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग के भी जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब ही होते हैं, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो नीति आयोग का अपने आप चेयरमैन बन जाएगा। तो नीति आयोग में चेयरमैन भी होते हैं, वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, गवर्निंग
काउंसिल होती है, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये सारे उसके स्ट्रक्चर में है। यानी ये तीनों हैं। पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये तीनों हैं। पूछा गया कौन सा नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ द अबव। तो आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया भैया, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द रूलिंग प्लान अप्रोच इन 1978। 1978 में रूलिंग प्लान को जो है अपनाया गया था। व्हाट वाज द की डिफरेंस बिटवीन द रूलिंग प्लान एंड द ट्रेडिशनल 5 ईयर प्लान। रूलिंग प्लान और पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंस होता है। 1978 में रूलिंग प्लान लाया गया, 1978 के बाद रूलिंग प्लान शुरू किया गया। रूलिंग प्लान 2 साल चलता है, 1978 से 1979 तक, 79 से 80 तक, और आपको पता है 80 में फिर अगली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, है ना। नहीं नहीं, क्या नाम है, 1966 में हुआ है, 1978 में 7वीं 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, बताइए तो रूलिंग प्लान के अंदर और आपके ट्रेडिशनल 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंस होता है। रूलिंग प्लान फोकस करता है एग्रीकल्चर पर, जबकि और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रूलिंग प्लान हैड नो फिक्स ड्यूरेशन। रूलिंग प्लान का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। सी कह रहा है द रूलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। रूलिंग प्लान स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। डी कह रहा है रूलिंग प्लान वाज रिव्यूड एंड अपडेटेड एवरी ईयर। रूलिंग प्लान को अपडेट किया जाता है हर साल और उसको रिव्यू भी किया जाता है हर साल। तो क्या डिफरेंस होगा या रूलिंग प्लान के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आंसर करिए भैया। क्लियर है। रूलिंग प्लान पहले तो समझिए 1 साल के लिए लाया जाता है। रूलिंग प्लान अमूमन तब लाया जाता है जब कोई नई पंचवर्षीय योजना किसी कारण से शुरू नहीं की जा सकती है। कोई ऐसी स्थिति देश में जब हम नई पंचवर्षीय योजना 5 साल की फुल फ्लेजेड योजना नहीं ला सकते हैं, तो हम एक शॉर्ट टर्म का प्लान लाते हैं। या किसी वजह से हमारा पिछला प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा या हमें किसी वजह से बंद करना पड़ गया, तो उस प्लान को रिव्यू करने के लिए, उसकी वजहों को जानने के लिए हम एक शॉर्ट टर्म की प्लानिंग शुरू करते हैं, जिसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं। रोलिंग प्लान 1 वर्ष का प्लान होता है। रोलिंग प्लान 1 के बाद दूसरा शुरू किया जा सकता है। रोलिंग प्लान का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन एक रोलिंग प्लान के कार्यकाल के समाप्त होने पर, उसके टेन्योर के खत्म होने पर दूसरे रोलिंग प्लान की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया कि रोलिंग प्लान रिव्यू किया जाता है और हर साल अपडेट किया जाता है, ये बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। रोलिंग प्लान बेसिकली लाता है उस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नीति आयोग हैज बीन इन्वॉल्व in the preparation of long term vision document for India's development. What is the title of this document? क्लियर है, 2018 में डॉक्यूमेंट बनाया गया था भैया, और इसने टारगेट किया था 2021-22 के लिए। नीति आयोग ने ये जो है डॉक्यूमेंट तैयार किया था अपने लॉन्ग टर्म विजन को रखते हुए। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, विजन 2020, या स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, या इंडिया एट 50, रोड मैप फॉर प्रॉस्पेरिटी, या डेवलपमेंट प्लान फॉर 2030। क्या होगा दुरुस्त आंसर। क्लियर है, इसमें जो आपके सब टारगेट्स थे वो 41 थे, 41 आपके सब टारगेट्स रखे गए थे। 4 इसमें मेंस 4 सेक्शंस पे इसको डिवाइड किया गया था। ड्राइवर्स था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंक्लूजन था और गवर्नेंस था। क्लियर है, ये 4 मुख्य ड्राइवर्स थे जिनमें ये पूरा डॉक्यूमेंट डिवाइड किया गया था। इसमें 41 और आपको सब टारगेट है, सब सेक्शंस आपको दिखाई देते हैं। नीति आयोग ने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश करवाया था 2018 में। 2021-22 के लिए इसमें एक रोड मैप तय किया गया था। आंसर करिए भैया, क्या होगा दुरुस्त आंसर। क्लियर है, इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम था, इस डॉक्यूमेंट का नाम था स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रीजन सिटेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट किया गया प्लानिंग कमीशन का, किसके साथ, नीति आयोग के साथ। तो नीति आयोग आपको पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 में एग्जिस्टेंस में आता है। क्यों ऐसा किया गया, क्यों रिप्लेस किया गया। प्लानिंग कमीशन बिकेम द पावरफुल टू फंड अलोकेशन। इसलिए किया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था फंड को अलोकेट करने के लिए। या नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड डायनेमिक पॉलिसी रिस्पांस, या हमें ऐसी जरूरत महसूस हो रही थी कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कर दें, है ना, सहयोगात्मक जो फेडरलिज्म हो उस पर जाना चाहिए। डायनेमिक पॉलिसी रिस्पांस होना चाहिए। नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी बियॉन्ड रिजिड 5 ईयर प्लान, या जो रिजिड आपका 5 ईयर प्लान है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड हम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। या डी कह रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सारे ही कारण थे जिनकी वजह से नीति आयोग आया है योजना आयोग के यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। आंसर करिए भैया, क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या होगा आप सभी का दुरुस्त आंसर। क्वेश्चन नंबर 9।
आगे मूव करें भैया। देखिए, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में सबसे बड़ा अंतर तो बस इतना ही है, मतलब सबसे बड़ा अंतर इतना ही नहीं, यही है सबसे बड़ा अंतर कि प्लानिंग कमीशन को फंड अलोकेट करने का अधिकार था, उसके पास ये राइट्स थे, उसके पास ये अथॉरिटी थी। लेकिन नीति आयोग के पास फंड अलोकेट करने का अधिकार नहीं है, वो सजेशंस देता है फंड पर। तो एक तो ये अंतर हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। नीति आयोग आया ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि रिजिड 5 ईयर प्लान में हम फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते थे, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त भी किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारे कारण हैं। आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, बहुत सुंदर भैया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 ही क्वेश्चन है क्या आज? वैसे मैं अमूमन 10 क्वेश्चन हमेशा लाता हूं, मुझे लगता है नंबरिंग्स में कहीं गड़बड़ होगी, तो ये 9 क्वेश्चन थे भैया जिन पर आज हम लोगों ने डिस्कशन प्रॉपर किया है। क्लियर है? तो आज आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मुझे उम्मीद आप सभी ने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया होगा। किसी वजह से अगर कोई नहीं कर पाया तो भैया ये रिमाइंडर है आपके लिए, लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या है, अब तो बचा ही नहीं है डेट, तो क्योंकि 7 बजे तो आपके पास ये क्लास पहुंची, तो समाप्ति हो चुका है लगभग। आप सभी ने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो प्रिपरेशन की तरफ होना चाहिए। मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो प्रिपरेशन की तरफ होना चाहिए। मन लगा के एक टाइम टेबल बनाइए, रिदम में पढ़ाई शुरू करिए। कहीं पर आपको कोई समस्या हो रही है, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, एमसीक्यू के थ्रू, थ्योरी क्लासेस के थ्रू, यूट्यूब पर हम आपसे लगातार मिल रहे हैं, पेड बैचेस में हम आपसे लगातार मिल रहे हैं, टेलीग्राम पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ, वहां पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कहीं से नहीं शुरू की है तो आप हमारे महापैक्स में जुड़ सकते हैं। ये महापैक आपको सारी चीजें एक ही सिंगल बैच में उपलब्ध करा देता है, और आपकी प्रिपरेशन इतनी इस महापैक से इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप आराम से अपने चारों पेपर एक बार में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सारे रनिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है, सारे अपकमिंग पेड बैचेस का एक्सेस मिलेगा, एडिशनल मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं, ई बुक्स का एक्सेस आपको मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। 3 वैलिडिटी में आपके पास ये है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। इनके अलावा जेआईबी सीआईबी के कंबाइंड महापैक्स भी आपको मिलेंगे, 2 वैलिडिटी में, 1 ईयर और 2 ईयर। कंबाइंड महापैक में जेआईबी की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी महापैक की फैसिलिटीज के साथ। जैसे ही आप जेआईबी क्वालिफाई करेंगे, आप इसी महापैक में सीआईबी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें इलेक्टिव पेपर भी आपको मिलेगा, वो भी आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं। सीआईबी में एक इलेक्टिव पेपर होता है, तो सीआईबी के महापैक की सारी फैसिलिटीज आपको एक सिंगल महापैक में मिल जा रहा है। अगर हम नए बैचेस की बात करें, इंडिविजुअल बैचेस की, तो ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। एमसीक्यू बैच भी आपके लिए आ चुका है। इस एमसीक्यू बैच में एमसीक्यू की तो क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, फाउंडेशन बैच की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही। तो अगर आप सिर्फ फाउंडेशन बैच चाहते हैं तो 1999 आपको पे करना है, और अगर आप एमसीक्यू भी चाहते हो बहुत थोड़ा सा अमाउंट आपको ज्यादा देना है, और आप एमसीक्यू और फाउंडेशन दोनों बैच अवेल कर सकते हैं। क्लियर है? ये जेआईबी फाउंडेशन बैच भी है 2.0, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी का सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट ही रुका है तो सिंगल सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। केवल एक विषय अगर आप लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ अवेलेबल है। चारों सब्जेक्ट आपके पास उपलब्ध हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इस पेपर के बारे में, एग्जाम के विषय में, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस सिस्टम के बारे में, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी नए टॉपिक पर एमसीक्यू के थ्रू डिस्कशन करने के लिए प्रॉपर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।